भाई मुझे क्यों दिखा रहा है? तू ही बता देना इनमें से सबसे सेफ कौन सा होगा, वही लगा देंगे। सभी सेफ है यार, कोई भी उठा ले आंख मूंद करके, सभी एक जैसे हैं। चल यही लगा देते हैं। हाँ? ठीक है। ये सच कहूँ तो मुझे याद भी नहीं कि कब और कहाँ से उड़ाया था ये फोन मैंने। बढ़िया है, चल फिर मिलते हैं। साला फर्जी सिम कार्ड और चोरी के मोबाइल से किसी को धमकाने का मजा तो मतलब डबल हो जाता है। खेल शुरू हो गया नितिन, और इसकी हर बाजी हम जीतेंगे, तू देखते जा। हेलो गिरीश सेठ, मैं अभी ऐसा कुछ धांसू जुमला बोलूंगा ना कि आपके पसीने छूट जाएंगे, और फिर आप डर के मारे पूछोगे कौन बोल रहा है। कौन बोल रहा है? बोला था ना, अब यही पूछेंगे। चलो पूछा है तो बता ही देते हैं, हम यमराज बोल रहे हैं। आपकी सांस का हर एकड़, हर स्क्वायर फीट अब हमारे हाथों में। सुना है काफी जमीन खरीदी गई है। देखो तुम जो भी हो, यमराज, और यमराज को तुम जो भी हो नहीं कहते गिरीश सेठ। अगर नाराज हो गया ना तो जान खींच लेगा। अगर जीना चाहते हो तो 1 करोड़ कैश रेडी रखो। देखो तुम जो भी हो, एक बात ध्यान से सुनो। ना मेरे पास फिजूल पैसा है, ना फिजूल टाइम। आइंदा से फोन मत करना। तो हम समझ लेते हैं कि आपकी जान फिजूल की है, जो आप हमारे गोलियों पर खर्च करना चाहेंगे। इसी तरह कुछ दिन धमकियां देते रहेंगे। विनय, पुलिस फोन ट्रेस नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी, लेकिन तब तक हम दूसरे सिम कार्ड पर होंगे। हर फर्जी सिम कार्ड और 2 नंबर का मोबाइल इंस्ट्रूमेंट पुलिस के साथ चूहे बिल्ली का गेम खेलता रहेगा, और तब तक हम अपना गेम बजा देंगे। किसी से नहीं का क्या मतलब है जी? कौन था फोन पर? अरे कोई नहीं, ऐसी कोई सरफिरा था। देखिए, मुझे मालूम है कि आपको कोई धमकियां दे रहा है। आप पुलिस के पास क्यों नहीं जाते? कुंती, पहले ना तुम आराम से बैठ जाओ। लेकिन पापा, आप हमेशा ये सब इतना लाइटली क्यों लेते हो? क्योंकि हमारे संस्कार, हमारे परवरिश ये सिखाते हैं कि कुत्तों को भौंकने दो। हाथी का काम है चलते रहना सही रास्ते पर। आप क्यों नहीं समझते? आप सही होंगे लेकिन दुनिया तो गलत है ना। अगर किसी सरफिरे ने आपको कुछ कर दिया तो हमारा क्या होगा? वैसे भी सौरभ को खोने के सदमे से अभी तक कोई संभला नहीं है। पापा, आप बिजनेस कीजिए ना। ये पॉलिटिक्स आप छोड़ क्यों नहीं देते? क्योंकि बेटा, मेहनत से की हुई कोई भी चीज ऐसे कायरों की धमकियों से छोड़ते नहीं है। एक ट्रक से मैंने ट्रांसपोर्ट का बिजनेस शुरू किया था। माँ भवानी की कृपा से आज सब कुछ हमारे पास। अरे खाना खाओ मेम साहिबो। अब धमकियों वाली गोलियां खत्म, अब असली वाली गोलियां चलेंगी। ना, तू बस बाइक चलाएगा ना, उसमें कोई मजा नहीं है। तुझे मजा चाहिए वो मैं तुझे अभी दिलवाता हूं, पर कल सुबह के लिए तैयार रहना। गिरीश कौशल की कहानी खत्म और हमारी शुरू। गिरीश कौशल बाड़मेर शहर का एक जाना पहचाना व्यक्ति था। उसका अच्छा खासा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था, प्रॉपर्टीज में भी डीलिंग्स थी, और इस सब के साथ साथ वो पॉलिटिक्स में भी काफी एक्टिव था। ऐसे आदमी की हत्या कर देने का मतलब रंगमंच के मुख्य किरदार को पहले ही अंक में मंच से बाहर कर देने जैसा था। लेकिन इस मंच का रंग भंग हो गया। इस हत्याकांड की पटकथा में कुछ ऐसे मोड़ आए जिसकी नाटककार ने कल्पना तक नहीं की थी। ये आउट ऑफ स्टोरी इम्प्रोवाइजेशंस, ये कहानी में आए बिन बुलाए ट्विस्ट सारे रंगमंच को भारी पड़ गए। आजा छोटे, शर्मा क्या रहा है? और कैसी है? हाँ जी छोटे, ये अपनी फिक्स्ड है। तू भी अपनी इनिंग खोल ही दे आज, क्यों? और इससे क्या छू रही है? मैं हूं ना, मुझे छूना। हाँ आजा।
राजेश, खबर पक्की तो है ना? हाँ सर, उस कोटे का मेन दल्ला जो है राशिद, वो मेरा खास मुखबिर है। उसने कहा कि दामोदर आज रात किसी लड़की के साथ बैठने वाला है। हुजूर, आप सब खैरियत तो है? ये दामोदर किस कमरे में है? साहब, हम अपने ग्राहकों को ना उनके दाम से जानते हैं, उनके नाम से नहीं। ए, डायलॉगबाजी बंद कर नगमा। अभी ये बता दामोदर कहाँ है? हम लोगों को पता है कि यहीं किसी कमरे में बैठा है वो। अरे साहब, धंधे का टाइम है, हर कमरे में कोई ना कोई मर्द तो मिलेगा ही ना आपको। तो समझ, तेरी मंदी का टाइम शुरू होने वाला है नगमा। राजेश, सरोजनी, यहाँ इस वक्त जितने भी मर्द हैं सबको अभी कभी घसीट के बाहर निकालो और लाइन अप करो। वो ए, चल बाहर निकल। क्या बात है साहब? अबे चल बोला ना। लेकिन बात क्या है साहब? बात तो बोलो ना। हाँ? अरे साहब बोलो ना साहब। अच्छा, दो गन साथ में लेकर चलता है? नहीं नहीं साहब, ये मेरी नहीं है साहब। ए, तेरी है क्या? नहीं साहब, इसी का है साहब। ए, क्या बोल रही है तू? मेरी नहीं है साहब। साहब, अब आप ही बता दो कि कौन है इनमें से दामोदर, ताकि आज के बाद मैं उसे यहाँ ना आने दूँ। सर, दामोदर तो मिला नहीं, ये मिला है। दो गन साथ में लेकर घूमता है। क्या नाम है इसका? विनय परियार। कहता है यही बाड़मेर का रहने वाला है। किसके लिए काम करता है तू? साहब किसी के लिए नहीं। तो ये दो पिस्तौल किस खुशी में लेकर घूम रहा है? साहब मैं अपनी सेफ्टी के लिए रखता हूँ। सर, दामोदर तो हाथ नहीं लगा, लेकिन इस छापे में दूसरा आदमी मिला है जिसका नाम है विनय परिहार, और उसके पास से 2 पिस्तौल भी मिली है। कौन है विनय परिहार? 2 गन, 2 थप्पड़ और दोनों गन्स लोडेड, एक क्लिप, 6 मतलब 12 गोलियां सर। तो तुम्हारे कहने का मतलब यह है रस्तोगी कि अब ये विनय परिहार 12 थप्पड़ और खाएगा। अरे साहब मैं बोल चुका हूँ साहब, मैं किसी दामोदर को नहीं जानता। अरे छोड़ ना दामोदर को, मैं ना तुझे जानना चाहता हूँ। तू कौन है विनय परिहार, और 2 गन लेकर क्यों घूम रहा था? बोलता हूँ साहब, वो बंदूकें मेरी ही है साहब। मैं बंदूकें सप्लाई करने का धंधा करता हूँ, पर साहब मैं किसी दामोदर को नहीं जानता, सच्ची में साहब। रस्तोगी, इलीगल आर्म्स पोजीशन 1 लगा दो, और तब तक कुत्ता साले को जब तक कि दामोदर का पता नहीं बता देता। मैं सच बोल रहा हूँ। विनय परिहार बाड़मेर के बिजनेसमैन गिरीश कौशल का कत्ल करने वाला था। एक रात पहले वो एक कोठे से पकड़ा गया। पुलिस उसे नहीं किसी और क्रिमिनल को ढूंढ रही थी, लेकिन अब विनय पकड़ा गया था। क्या विनय खुद अपने प्लान के बारे में पुलिस को बताएगा? आने वाले समय में यह केस इस कदर सर के बल उलट गया, गुलाटियां मारता गया, जो शायद लंबे अरसे से इन्वेस्टिगेशन टीम ने नहीं देखा था, शायद कभी नहीं देखा था। क्या कहा था मैंने? हाँ, वही लोग धमकियां देते रहते हैं। बंद हुई कि नहीं? बिना पुलिस के पास गए। पर इतने हफ्ते हमारी नींद हराम हुई, उसका क्या? ऐसा करते हैं, कहीं दूर चले जाते हैं छुट्टियों, जितना सोना है सो लेना। हाँ, उठोगी तो फाइन लगेगा। आपको भी ना हर बात पे मजाक सोचता है। रात को डिनर पर चलते हैं, ठीक है? हाँ रमेश, बोल। आज भी अकेले ही निकला है, ड्राइवर नहीं है, खुद ही गाड़ी चला रहा है। फिर तो बढ़िया है हमारे लिए। सुजीत यार, 5 दिन से नेट प्रैक्टिस ही चल रही है, चल मैच खेल ही डालते हैं। हाँ भाई, गेम खेलने का वक्त तो आ गया है। 3 दिन से अकेला ऑफिस जा रहा है। तो कर देते हैं आउट, LBW क्लीन बोल्ड रन आउट, जैसे तू बोले। लेकिन यार आउट कर देते हैं। बैक टू पवेलियन। ये लीजिए हुकुम। टोटल 3 बुकिंग है इस हफ्ते, 4 गाड़ी जाएंगी। ठीक है। अच्छा, वो अशोक जी का फोन आया था, जरा पूछ लेना क्या काम। हाँ जी। ठीक है।
हाँ, वो अतुल कहाँ है? हुकुम, वो तो नदरोला वाली साइड पे गया। हाँ जी सर जी, नमस्कार। सब कुछ सही जा रहा है ना? टाइम पर, बजट में? सर जी आप बेफिक्र रहिए, टाइम और पैसा दोनों बचा कर दूंगा आपको मैं। वैसे सर एक प्लॉट देख रखा है यहीं अपने नदरोला में। कहाँ पर है? यहीं अपने हाईवे पर ही है। मतलब कोई एयर कंडीशन ढाबा वाबा खोल देंगे तो सोने की मुर्गी समझो आप कहें तो पार्टी से बात चलाऊं? हाँ, सही दाम दे रहे हैं तो ले लेंगे। अच्छा सुन, विश्वनाथ जी से बात हुई? वो अपने बाकी के 2 बीघा देने को तैयार है कि नहीं? अरे नहीं सर, मना कर रहा है, बहुत ट्राई किया। एक काम करता हूँ सर, एक बार फिर ट्राई करता हूँ, आखिरी बार। भाई हमारा काम है ईमानदारी से पूछना, कोशिश करते रहना। अब जिसको जमीन नहीं बेचनी नहीं बेचेगा। हाँ बोलो अतुल, क्या है? वही विश्वनाथ जी, विनती है आपसे, आखिरी बार ट्राई कर रहा हूँ। तुम आखिरी बार पूछ रहे हो ये हमें नहीं मालूम, लेकिन हम आखिरी बार कह रहे हैं कि वो 2 बीघा जमीन बिकाऊ नहीं है। कसम धंधे की कमाल का दाम दिलाऊंगा आपको। वैसे भी आपके किस काम की है, बंजर पड़ी है, कुछ उगता उगता नहीं यहाँ पर। जमीन बंजर हो या सोने की खान, वो मेरी है और मेरी ही रहेगी। आई बात समझ में? लो बापू, खाना खा लो। क्या हुआ, इतना टेंशन में क्यों दिख रहे हो? और ये फोन किसका था? वही गिरीश कौशल के एजेंट अतुल का। क्या चाहते हैं ये लोग? साये की तरह पीछे पड़ा है जमीन बेचने के लिए। कितनी बार बोल चुका हूँ कि जमीन नहीं बेचूंगा, पर सुनता ही नहीं है। 1 इंच नहीं दूंगा। आखिर समझते क्या है वो लोग? मैं और अरुण अभी निकल लेते हैं, 1 घंटे बाद तू भी चेकआउट मार लियो। हाँ ठीक है, फिर मिलते हैं यहाँ। हाँ ठीक है, चल। क्या बोला वकील? वो वकील साहब कह रहे हैं कि तुम पर आर्म्स एक्ट लग गया और उसमें बेल बड़ी मुश्किल से होती है, लगभग ना के बराबर। अरे नहीं यार छोटे, पैसा जो है ना वो हर ना को हाँ में बदल देता है। भाई बदल देता होगा, लेकिन उसके लिए पैसे भी तो होने चाहिए। विनय, सारे पैसे खत्म हो गए अपने पास। भाई बहुत लड़की चल रही है। गिरीश कौशल की हत्या करने निकला विनय परिहार जेल पहुंच गया था। उस पर गैर कानूनी हथियार रखने के जुर्म में केस चल रहा था, लेकिन गिरीश कौशल की हत्या का षड्यंत्र फिर से रचा गया। किसने रचा, कैसे अंजाम दिया गया, इन सभी सवालों के जवाब पुलिस को आसानी से नहीं मिलने वाले थे। हाय बाबा। हेलो बेटा। क्या हुआ? अरे कोई है? गिरीश उठिए ना, गिरीश, गिरीश। तो 2 लोग थे, हेलमेट पहना था उन्होंने। अचानक से गेट के अंदर आए और जैसे ही पापा घर की तरफ आने लगे, उन्होंने पापा को गोली मार दी। माधुरी प्लीज कंट्रोल करने की कोशिश करो। तुम जितना ज्यादा हमें उनके बारे में बताओगी, हम उन्हें उतनी जल्दी पकड़ पाएंगे। क्या उन दोनों के साथ कोई और भी था? फायरिंग के बाद वो भागे कैसे? सर मैं तो पापा की तरफ भागी, लेकिन हाँ मैंने एक बाइक के जाने की आवाज जरूर सुनी। कुछ और बता सकती हो? मेरा मतलब कुछ भी। सर सब कुछ इतना फास्ट हुआ, कुछ भी नहीं पता चला। उनकी एज क्या हो सकती है? मेरा मतलब उनकी बॉडी लैंग्वेज से तुम्हें कुछ पता चला हो कि वो यंग थे या? हेलमेट पहन रखा था और रात भी काफी थी, तो कुछ समझ में नहीं आया। और तुम बाद में अंदर से बाहर आई? हाँ सर, मैंने आवाज सुनी थी, फिर माधुरी दीदी चिल्लाई तो मैं और मम्मी भाग के बाहर गए। कुंती जी सॉरी,
लेकिन हमें आपसे भी कुछ सवाल पूछने हैं आपके पति के बिजनेस के बारे में। सर, इस गिरीश कौशल का बिजनेस काफी फैला हुआ है। ट्रांसपोर्ट, प्रॉपर्टी, जमीनों की खरीदारी, अलग अलग बिजनेस में पार्टनरशिप। पिछले दिनों इसने काफी जमीनें भी खरीदी थी। और इसके साथ पॉलिटिक्स भी। जी हाँ सर। बिजनेस, राइवलरी, जमीन, पॉलिटिक्स, दुश्मन तो कम नहीं है। शहर में काफी टेंशन है सर। दरअसल ये गिरीश कौशल क्लीन पॉलिटिक्स के लिए जाना जाता था, काफी सोशल वर्क भी किया करता था। और हाँ सर, बाड़मेर बंद के ऐलान की भी बात चल रही है। हेलमेट पहने 2 आदमी, 2 गोली सीने में, 2 गोली पेट में। सोगी, मुझे पेशेवर कातिलों का काम लगता है। बिल्कुल सर। तो फिर शुरुआत भी यहीं से करते हैं। अपने सारे खबरियों को काम पर लगा दो और पता करो कि इतने बड़े आदमी की सुपारी किसने दी थी और क्यों दी थी। सर, कुंती जी ने हमें बताया था कि धमकियां कुछ हफ्तों पहले से आनी शुरू हुई थी। मैंने उनसे कई बार कहा था सर कि पुलिस में शिकायत करिए, पर वो धमकियों को बड़े ही हल्के तरीके से लेते थे। मुझे अंदर से कोई डर लग रहा था ऐसा ही कुछ होने वाला। धमकियां किससे मिल रही थी गिरीश कौशल को और कब से? सर, गिरीश जी की फैमिली ने बताया कि उनको वो रात याद है जिस रात को धमकी का पहला फोन आया था। 12 अप्रैल की रात थी सर। उसके बाद मैंने उन्हें बार बार पूछा कि कौन है जिसने आपको धमकी दी, और वो धमकियां फिर हर दूसरे दिन आने लगी। हाँ कुंती, आज भी धमकी आई थी, लेकिन मैंने हमेशा की तरह मजाक में उड़ा दिया। क्या कहते हैं वो लोग? कौन है? चाहते क्या है? 1 करोड़ रुपए चाहते हैं। अब कौन है मुझे तो नहीं पता, वो पेशेवर एक्सटॉर्शन करने वाले लगते हैं। ये धमकियों का सिलसिला कितने दिनों तक चला? कुछ दिनों तक चला सर, उसके बाद अपने आप बंद हो गया। 1 करोड़ की डिमांड हुई थी। वैसे सर, अगर गिरीश जी के सारे बिजनेस का एस्टिमेट लगाया जाए तो कम से कम 50-100 करोड़ का आदमी तो था वो। दस्तों की पता करो कि ये धमकियां कौन दे रहा था और किसके कहने पर दे रहा था, और फिर बंद क्यों? मुझे धमकियां और उनका पैटर्न दोनों खटक रहा है। गिरीश कौशल के तेरों को फांसी दो, फांसी दो। गिरीश कौशल के तेरों को फांसी दो, फांसी दो। गिरीश कौशल को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। गिरीश कौशल को न्याय दो, न्याय दो, न्याय। गिरीश कौशल अमर रहेंगे, अमर रहेंगे, अमर रहेंगे। गिरीश कौशल अमर रहेंगे, अमर रहेंगे, अमर रहेंगे। गिरीश कौशल की इस भयंकर हत्या की वजह से उनके समर्थकों का आक्रोश सड़कों पर उमड़ पड़ा। शहर के कई हिस्सों में बंद कामयाब रहा, तनाव बना रहा। गिरीश का कारोबार काफी अच्छी तरह बढ़ रहा था, फैल रहा था। उसे कोई अच्छी सिक्योरिटी रखनी चाहिए थी। देखो क्या जमाना आ गया है। जब किसी के लिए कुछ करता है, समय निकालता है, भला करता है, उसके साथ ऐसा होता है। विश्वास ही नहीं होता कि नहीं रहे वो। अभी परसों ही तो कह रहे थे कि विश्वनाथ से बात करोगी, वो 2 बीघा जमीन हमें बेच दे। अब इस सब बारे में बात करके क्या फ़ायदा। मगर उस वक्त गुरी जी अच्छे दाम देते तो शायद मैं हाँ कह देता, लेकिन इतने कम दाम बताया कि मन ही नहीं किया बेचने का। सब लिखित होता है जी। देखिए ना, बड़ी अजीब किस्मत पाई है इस कौशल परिवार ने। पिछले साल इकलौता जवान लड़का मारा गया एक्सीडेंट में, और अब घर के कर्ता गिरीश जी नहीं रहे। सर, मैं उनके ट्रांसपोर्ट के बिजनेस का मैनेजर हूँ। गिरीश जी ने प्रॉपर्टी में काफी इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, और उनकी सारी प्रॉपर्टी की देखभाल मैं करता हूँ। सर, गिरीश जी ग्रास रूट वर्कर से ऊपर उठे थे, लेकिन वो पॉलिटिशियन नहीं थे, कार्यकर्ता थे, हित चिंतक थे, जनता के आदमी थे सर वो। मैं मार्बल एक्सपोर्ट करता हूँ और गिरीश जी मेरे 30% के पार्टनर थे। एक्टिव नहीं थे, लेकिन फाइनेंस की कोई कमी नहीं थी उनकी तरफ से। फायदा किसको हो सकता है उनके मर्डर से प्रहलाद जी? ये बताना मुश्किल है सर। क्यों? कई लोग हैं क्या जिनको फायदा हो सकता है? नहीं सर, अब उनके मरने से नहीं बल्कि उनके जिंदा रहने से ज़्यादा फायदा था। जो लोग भी उनके संपर्क में आते थे, उनके दोस्त बनते थे, उनकी तो चांदी हो जाती। तो प्रहलाद जी किसी ने उन्हें मार दिया है और बताकर मारा है। धमकियां मिल रही थी उन्हें। गिरीश सर ऐसी धमकियों से कभी नहीं डरे। अब इतने बड़े आदमी थे, कोई ना कोई तो ऐसा होता ही था जो जलता था उनकी कामयाबी से। जलने वाले, धमकी देने वाले, या जो धमकियां दे सकते थे, सबके नाम चाहिए मुझे अभी। लिख कर दीजिए। सॉरी सर, लेकिन ऐसे कैसे किसी का नाम लिख दूं? पेन से लिख दो।
क्या कोई और तरीका जानते हो लिखकर देने का? वैसे लिख दो, एसएमएस कर सकते हो मुझे उन सब के नाम चाहिए जो गिरीश कौशल के दोस्त नहीं थे। लेकिन सर उनका तो कोई दुश्मन भी नहीं था। तो ऐसा कोई था जिसे गिरीश कौशल की पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की वजह से कोई ठेस पहुंची हो? गिरीश जी ने कई किसानों से बंजर जमीनें खरीदी, एक अरसे से खरीदते आए थे। फिर आ गया हाईवे और रातों रात जमीनों के भाव 100 गुना बढ़ गए। तो उन सभी बेचने वालों के दिलों को तो जरूर ठेस पहुंची होगी। तो उनमें से ऐसा कौन था जो अपनी बेची गई बंजर जमीन के नुकसान को गिरीश कौशल के खून से सींचना चाहता था? नाम लिख दो। लेकिन सर मैं ऐसे कैसे किसी का नाम लिख दूं? अतुल, तुम्हारे बॉस का कत्ल हुआ है। अगर उसके चलते हम 10-12 लोगों को पूछताछ के लिए बुला लेंगे तो उन पर कोई कहर नहीं टूट पड़ेगा और ना ही तुम पर। नाम लिख कर दो। देखिए साहब, अपने बाड़मेर, जैसलमेर, उदयपुर, जयपुर में जितने भी गैंग हैं ना सुपारी वाले, हर जगह से एक ही जवाब आया है, नो। अच्छा, दिल्ली, मुंबई या कहीं और का कोई गैंग हो? उसकी रिसर्च अपनी चल रही है साहब, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा था। गिरीश कौशल है ना, इसके नाम पे ना सॉलिड प्रॉपर्टी है और पूरा का पूरा पैसा ना सिर्फ और सिर्फ उसकी बीवी और 2 बेटियों के नाम पे जा रहा है। ये मैंने पता लगाया है साहब। सही पता लगाया तूने। तो साहब मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर पैसा वैसे किसी का हाथ में तो जा नहीं रहा है तो इसको मारने का फ़ायदा नहीं है। तो हो सकता है ना कि पेशेवर सुपारी वालों का काम ना हो। देख चारो, ये जो भी है हेलमेट पहनकर है। इनकी पूरी स्टडी थी। एन मौके पर 20 सेकंड में गेम बजाया और वहां से फरार हो गए। ना कोई हथियार फेंका, ना पीछे को छूटा। ये 101% पेशेवर किराए के टट्टू है। और हाँ, मुझे उस आदमी का भी नाम चाहिए जिसने इन्हें सुपारी दी है। टाइम दो साहब, टाइम देंगे ना तो सुराग मिलेगा। सर, गिरीश कौशल और उसके एम्प्लॉइज के फोन रिकॉर्ड्स कल तक आ जाएंगे। और गिरीश कौशल के टेंडर्स और सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स? उसके बारे में पता किया सर। कॉन्ट्रैक्ट्स में और टेंडर्स में वो सिर्फ जूनियर पार्टनर बनकर ही रहा है। उसकी इन्वॉल्वमेंट केवल टेंडर पास कराने तक ही रहा करती थी, क्योंकि उसके पॉलिटिकल कनेक्शन थे ना सर। मतलब ये पॉलिटिकल किलिंग हो सकती है, या फिर कोई ऐसा जो गिरीश कौशल को सिर्फ इसलिए रास्ते से हटाना चाहता था क्योंकि गिरीश कौशल कॉन्ट्रैक्ट्स पास करवा सकता था। राइवल पॉलिटिकल पार्टी और गिरीश की पार्टी के अंदर के राइवल्स दोनों की इन्फॉर्मेशन और रिकॉर्ड्स निकाले जा रहे हैं सर। गुड। एक भी एंगल बिना टटोले पास मत करना रास्तों की, क्योंकि दगा हमेशा कोई अंदर वाला ही करता है। अब ये हमें तय करना है कि अंदर वाला कौन है और बाहर वाला कौन है। एक तरफ पुलिस अंदर वाला कौन है और बाहर वाला कौन है इसकी जांच करने में लगी थी, तो दूसरी तरफ इस कत्ल के षड्यंत्र के रंगमंच के बैक स्टेज और ऑन स्टेज खिलाड़ियों की अनबन इस नाटक का पर्दा गिराने की धमकी दे रही थी। भाई काम हो गया, सब हो गया, अब क्यों रुकूं मैं इस रेगिस्तान में? यार अरुण, थोड़ा सा रुक जा यार। नहीं 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 भाई, मुझे कल लखनऊ लौटना है। मेरी थोड़ी टेंशन चल रही है यार। भाई टेंशन मेरी भी चल रही है सुजीत। ये गिरीश कौशल कोई कद्दू बैगन तो था नहीं कि जिसको ठोकने के बाद उसी के इलाके में सीना तान कर घूमे। अब हमें अंडरग्राउंड होना पड़ेगा, और तू अच्छे से जानता है कि अंडरग्राउंड रहने के खर्चे होते हैं। यार कैसे पैसे दूं आज के आज यार? ओ भाई, तेरे उस गिरीश कौशल को ठोकना था, ठोक दिया ना हमने। अब हम अपने पैसे मांगे या नहीं? यार मैं कहाँ देने से मना कर रहा हूँ, लेकिन पार्टी नहीं दे रही है ना, मुकर गया है साला। तू अपने धंधे के 2 उसूल अच्छे से जानता है। पहला सुपारी ली तो पार्टी को उड़ाना पड़ता, और दूसरा जुबान दी, मुकर गया तो जुबान काटनी पड़ती है। ठीक है, मुझे 24 घंटे का टाइम दो, मैं फिर से बात करता हूँ पार्टी से। सर, यही नंबर होगा? हाँ सर, क्योंकि उस रात फर्स्ट टाइम जब पापा को फ़ोन आया तब हम लोग खाना ही खाने वाले थे। हेलो। 12 अप्रैल से लेकर 21 अप्रैल तक इस नंबर से कई बार कॉल्स आए। अच्छा कुंती जी, आप हमें बता रही थी कि गिरीश जी ने आपसे कहा था, तो क्या उन्होंने आपको कभी ये बताया कि ये धमकियां उन्हें देता कौन था? दरअसल वो हमें कोई टेंशन नहीं देना चाहते थे, इसलिए वो हमें सारी बात बताते ही नहीं थे। लेकिन सर, ये वाली 12 अप्रैल वाली पापा की बात हमारे सामने हुई थी। ठीक है।
मम्मी, प्रहलाद अंकल का फोन था। कह रहे थे कि बिजनेस के सारे अकाउंट्स आपके नाम पे ट्रांसफर करने हैं। मैंने कितनी बार समझाती थी कि आपके बगैर हम तीनों के लिए मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी हमारे लिए, लेकिन वो सुन। मम्मी मैं समझती हूँ हमें रोना चाहिए, आगे भी हम रोएंगे, लेकिन एक बात तो चेंज होने वाली नहीं है। पापा अब वापस नहीं आएंगे मम्मी। हमें उनके बिना मैनेज करना होगा, एक दूसरे की हेल्प करनी होगी मम्मी। अब बस यही रास्ता है। सर हमारा ये नंबर तो प्रीपेड है, अब तक तो 50 आइडेंटिटीज बदल चुका होगा। इतनी सारी आइडेंटिटीज का कोई रिकॉर्ड नहीं रखते तुम लोग? सर ये प्रीपेड सिम कार्ड का इतिहास बहुत लंबा चौड़ा होता है, किसी एक कस्टमर के पास नहीं रहता, आईडीज बदलती रहती हैं। फिर भी मैंने खंगाल के 50 एक नाम निकाले हैं इस आईडी के, वो मैं आपको भेज देता हूँ। बट सर हाँ एक बात और है, इनमें से कई नाम फर्जी भी हो सकते हैं। इस सिम कार्ड की जो भी कुंडली है तुरंत भेज दे। सर सिम तो फर्जी ही निकला और इंस्ट्रूमेंट भी बाबा आदम के ज़माने का है, लेकिन फिर भी IMEI ट्रैकिंग के लिए डाल दिया है। दोस्तों कि इस नंबर के पीछे ज़्यादा टाइम खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे सीरियस डाउट है कि इस नंबर से कुछ हासिल होने वाला है। 12 अप्रैल से 21 अप्रैल के बीच गिरीश कौशल को धमकाने वाला मुझे नहीं लगता इस नंबर के थ्रू मिलने वाला है। सर कुंती जी और उनकी बेटी माधुरी ने बताया कि इस दौरान उन्हें कई सारे कॉल्स आए और फिर अचानक से बंद हो गए, और फिर 2 हफ्ते बाद 5 मई को अचानक से गिरीश कौशल का मर्डर हो जाता है। इतना लंबा गैप, और इस गैप में एक भी एक्सटॉर्शन का कॉल नहीं। मुझे तो लगता है सर ये एक्सटॉर्शन का केस है ही नहीं। हो सकता है ये कॉल्स हमारा ध्यान बटाने के लिए किए गए हो सकता है। आधे से ज्यादा किलर्स जो अपने आप को शातिर समझते हैं ऐसे ही मिसलीड बनाते हैं। हमें बस एक बार इस मिसलीड का पता चल जाए, किलर्स तक पहुंचने का रास्ता हमें अपने आप मिल जाएगा। स्तोगी, मुझे अभी भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो रही है कि कोई ना कोई अंदरूनी मामला है। पीड़ित गिरीश कौशल को 12 अप्रैल से लेकर 21 अप्रैल तक धमकियों वाले कॉल्स आए थे। बतौर एक्सटॉर्शन 1 करोड़ की कीमत भी मांगी गई थी, पर पुलिस को अब तक इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि इन कॉल्स का ताल्लुक उन्हीं की जेल में कैद एक युवक के साथ था। अगर विनय परिहार को हथियारों सहित पुलिस ने अचानक से पकड़ नहीं लिया होता तो शायद अगली सुबह विनय ने ही गिरीश कौशल की जिंदगी का पर्दा गिरा दिया होता। पर फिर यह काम कोई और कर गया। कौन थे वो खिलाड़ी, और आखिरकार इस खेल का मकसद क्या था? प्रहलाद अंकल, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो अब मुझे संभालनी है, जिनके बारे में मैं कुछ नहीं जानती। बेटा, मैं और अतुल है ना, हम दोनों तुम्हारे पापा के बहुत करीबी थे और विश्वास पात्र भी। उनके बहुत एहसान है हमारे ऊपर। तुम फिक्र मत करो, हम दोनों हैं ना तुम्हारी मदद करने के लिए। पापा बहुत हंसते रहते थे, सबको ऐसे दिखाते थे कि वो बहुत खुश है, लेकिन अंकल आप तो जानते ही होंगे, सौरभ भैया के जाने के बाद पापा अंदर से टूट चुके थे। गिरीश कौशल के बेटे सौरभ का वाकई में एक्सीडेंट हुआ था या फिर करवाया गया था? सर ये जोधपुर का केस था, वहां के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से मेरी बात हुई। सौरभ कौशल की डेथ ऑन द स्पॉट हुई थी। किसी पर शक? शक की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। एक्सीडेंट वाली कार हमारे जोधपुर के एक बिजनेसमैन की थी, वही लड़के को हॉस्पिटल लेके आए थे। गवाह थे 2-3, उन्होंने बताया कि लड़का रॉन्ग साइड पर बिना हेलमेट की गाड़ी चला रहा था। कार वाले का कोई फॉल्ट नहीं था, इसलिए हमने एक्सीडेंटल डेथ रिकॉर्ड रजिस्टर कर दिया। ADR फाइल करने के 1 महीने के बाद जोधपुर पुलिस ने इस केस को क्लोज कर दिया। हो सकता है एक्सीडेंट वाकई में हुआ। अपना खबरी नेटवर्क अभी तक खामोशी है। सबके सब एक ही बात बोल रहे हैं सर। स्टेट में, स्टेट के बाहर भी जितने भी जाने पहचाने सुपारी मर्डर गैंग्स हैं, उनमें से किसी का भी नाम सामने नहीं आ रहा है। गिरीश कौशल की लैंड डील्स की क्या कहानी है? सर उसने कई किसानों से कई बंजर जमीनें खरीदी थी, जो कि हाईवे बनने के बाद काफी कीमती हो गई। फिर तो कई लोगों के दिल चले होंगे। चले तो होंगे सर, वैसे उसके ज्यादातर सौदे ठीक ठाक ही गए थे। ज्यादातर? मेरा मतलब है सर, कुछ कोर्ट के अंदर सेटल हुए, कुछ कोर्ट के बाहर सेटल हुए।
ओवरऑल सभी सेटल्ड ही थे। फिर फायदा किसे हो सकता है गिरीश कौशल के मरने से या फिर उसे मरवाने से? 9 दिन तक एक्सटॉर्शन के कॉल आए, फिर अचानक बंद हो गए। क्यों? और उसके 2 हफ्ते बाद गिरीश कौशल का मर्डर हो जाता है। रस्तोगी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सारे जवाब हमारे सर के ऊपर मंडरा रहे हैं और हम उन्हें नाक के नीचे ढूंढ रहे हैं? ये 50,000 रुपये एडवांस के जो आपने मांगे थे, एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाए बाकी के पैसे चेक में दे देंगे। ठीक है, लेकिन सौदा जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। विश्वनाथ जी, हमसे क्या गलती हो गई सरकार? जो दाम गिरीश जी आपको उस 2 बीघा बंजर जमीन के लिए दे रहे थे, आपके लड़के केदार ने कहीं कम दाम में किसी और को बेच दी। अरे तो मैंने कहा ना, ऐसा नहीं था कि ज़मीन बेचनी नहीं थी हमें। और ऐसा भी नहीं था कि हम एक ही दाम पे अड़े हुए थे। पर आप तो बात करने को तैयार ही नहीं थे। अब बस हो गया सो हो गया। मुझे तो आज की चिंता है। अब केदार की पढ़ाई में काफ़ी खर्च आ रहा था, तो मैंने सोचा कि कम दाम में ही सही बेच देते हैं ज़मीन। सर जी, आपने एक फ़ोन करना भी ज़रूरी नहीं समझा मुझे। एक बार बोल दिया होता बस। अब जो दाम बोलते ना उसी में खरीद लेते हम। अब छोड़ो भी, ज़मीन हमारी बिकी है, भावुक आप हो रहे हो। माजरा क्या है? आप नहीं समझेंगे सर जी। तो समझाओ मुझे। अब आपके गिरीश कौशल के पास ज़मीन की तो कोई कमी थी नहीं। आधा बाड़मेर खरीद रखा था उन्होंने, अब ऊपर से वो रहे नहीं। उसके बाद आप मेरी छाती पर क्यों बैठे हो? अरे सुन नितिन। जी काका। तेरे भाई विनय का क्या हाल है? बलदेव काका, मैं उसकी जमानत करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम दोनों भाइयों को कमरा इसलिए किराए पर दिया था कि तुम यहाँ बाड़मेर में पढ़ने आए हो, मगर पढ़ने के अलावा तुम लोगों ने सब कुछ किया। गैर कानूनी बंदूकों का धंधा तक। मतलब ये कि एक भी ढंग का काम नहीं। काका, आगे से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आगे से ऐसा नहीं होगा क्योंकि तुम यहाँ रहोगे ही नहीं। मैं अचानक से कहाँ चला जाऊंगा? मैं क्या जानूँ। 1 हफ्ते का टाइम देता हूँ, कोई और कमरा ढूंढ लो। मेरे यहाँ अपराधी नहीं रह सकते। कौन है? मैं सुजीत। 50,000 है। 50 क्या होते हैं बे? 50 में हम ये मच्छर नहीं मारते। बहुत हाथ पैर मारने के बाद निकलवाए मैंने अरुण। ओ, हाथ पैर मारने की बात कर रहे हो? हमने पूरा का पूरा आदमी मार दिया और इतना साफ काम किया है ना हमने। पुलिस को एक सुराग तक नहीं मिला। किसी को नहीं मालूम कि हमारे गैंग ने सुपारी उठाई है। खबर ही कुछ नहीं बोल पाए उन्हें। भाई मुझसे ये मार्केटिंग की क्या जरूरत है? मैं तो तुम लोग के साथ ही था ना। साथ था, लेकिन अब किसके साथ है ना पता नहीं। यार 50,000 दिए हैं अभी, बाकी के भी आ जाएंगे किस्तों में। देखो, हमने गिरीश कौशल को किस्तों में मारा है क्या बे? अबे अपनी जेब से 25,000 एडवांस दिया लोगों को काम का। इंपोर्टेड गन, पेट्रोल, कभी ये खर्चा कभी वो खर्चा। ऊपर से अपना दिमाग शांत रखो अलग। ऊपर से तू ये 50 पैसे खुले दिखा रहा है। 6 लाख का बात हुआ था ना? 6 लाख चाहिए कैश। भाई मैं भी तो यही चाहता हूँ कि तुम लोगों को 6 लाख दूं और चुकता करूं, लेकिन ये साला सामने वाली पार्टी की लगी पड़ी है, दे ही नहीं पा रही है। तो एक काम करते हैं ना, पार्टी को ही उड़ा देते हैं। जो आज नहीं दे पा रहा है वो कल कहाँ से देगा? अबे हमारा पैसा नहीं मिला कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम दिल को सुकून तो रहेगा। जिसने हमारा पैसा मारा हमने उसको मार दिया। ना ना, पार्टी को कुछ भी हुआ इस वक्त तो बात बहुत बिगड़ जाएगी। हम सब फंस जाएंगे, जेल चले जाएंगे। तो तू एक काम कर, पार्टी से मिला दे मुझे, मीटिंग फिक्स करा दे मेरी। मैं आंखों में आकर डाल के खुद पूछ लूंगा कि भाई पैसे दे रहे हो या नहीं। ठीक है, बात करता हूँ पार्टी से। मेरा है। हेलो। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, बोला ना मैंने।
जमीन के बाकी पैसे कब देंगे केदार? और रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद चेक देंगे बापू। तेरे दादाजी ने 4 बीघे जमीन बेची थी, एकदम घाटे का सौदा। भाग में जो लिखा था हो गया, अब क्या कर सकते हैं? हाँ वो भी ठीक है। अब इतने सालों के बाद 2 बीघे बेचे, वो भी घाटे में गए। अब इसे भी भागी समझिए और बेकार के टेंशन ना लो बापू। हाँ बोलो। किसका फोन था? प्रहलाद अंकल का था, कुछ काम था उन्हें। बेटा माधुरी, मैं नहीं चाहती कि तुम ऑफिस के काम की वजह से कॉलेज की पढ़ाई के ऊपर ध्यान न दो। मम्मी, ऐसा नहीं होगा। कॉलेज और ऑफिस दोनों संभालूंगी मैं। माधुरी दीदी, पुलिस को कुछ पता चला कि पापा को किसने? नहीं श्वेता, अभी तक कुछ नहीं पता चला। कल ही बात हुई थी पुलिस से। साहब, हम जितने भी लोग हैं इस धंधे में सब बड़े हैरान हैं कि आखिर इतने बड़े आदमी की सुपारी निकली और हमें कानो कान खबर तक नहीं हुई। साहब जानकारी तो नहीं, लेकिन आपको एक राय दे सकती। जल्दी बोल। कहीं ऐसा तो नहीं साहब कि पनवाड़ी खुद ही पान लगा के चबा गया हो इस मामले में? मतलब क्या है तेरा? मतलब साहब है साहब, आपने दुनिया भर के मुखबिर, हिस्ट्री सीटर और पता नहीं किन किन लोगों के पास जाकर के जानकारी ली, लेकिन अभी तक किसी पेशेवर गुट का नाम सामने आया क्या? अभी तक तो नहीं, और शायद आगे आएगा भी नहीं, क्योंकि ये काम किसी पेशेवर गुट के अपराधी का हो ही नहीं सकता। हो सकता है जिस पार्टी को गिरीश कौशल से सबसे ज्यादा दिक्कत थी, उन्हीं ने उसका काम तमाम कर दिया हो। ये तो फ्री फॉर ऑल हो रहा है। हर कोई हरफन बोला बनकर अपनी थ्योरीज बांट रहा है, वो भी फ्री में। और प्रैक्टिकल में हमारे हाथ में क्या है? जीरो। आज तक किसी भी केस में हमने हिस्ट्री शीटर्स को या खबरियों को इतना टेस्ट नहीं किया, लेकिन सबके सब एक ही बात कह रहे हैं कि कुछ नहीं है। नहीं रस्तोगी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कुछ नहीं है। तुमने गिरीश की बीवी, उसकी बेटी से बात की? कोई घरेलू मामला, अफेयर शफेयर, किसी रिश्तेदार के साथ कोई खटास? बीवी का अफेयर हो सकता है, बेटी का अफेयर हो सकता है। ये एंगल तो हमने अभी तक सोचा नहीं है। मैं कौशल परिवार के सारे पर्सनल चिट्ठे खोलता हूँ, शायद कुछ मिल जाए। सुजीत का फोन था, कल आ रहा पार्टी को लेकर। पता क्या करें? पार्टी को ठोक कर निकल जाए घर के लिए? उसके बारे में बाद में सोचते हैं, अभी मैंने कुछ और सोचा है। क्या सोच रखा है? यहीं जैसलमेर में एक बड़ा हाथ मारते हैं। कोई घर या दुकान देख रखी है? दुकान है सुनार की। बड़ी? नहीं, छोटी है, लेकिन मैंने मुआयना किया है। जम के झपटे ना 4-6 लाख कहीं नहीं गए। पकड़े जाने का रिस्क? वो तो है, लेकिन इतना भी नहीं कि रिस्क ना ले सकें। ठीक है, करते हैं। पहले सुजीत और इस पार्टी से निपट लेते, उसके बाद जेवरों पे चपड़ते। मम्मी, मैं कॉलेज जा रही हूँ, उसके बाद ऑफिस जाऊंगी, फिर घर लौटूंगी। ठीक है? ठीक है बेटा।
बेच के सिर्फ 50,000 ही एडवांस मिला था। वो पूरा का पूरा मैंने सुजीत को लाके दे दिया, बोला भाई लोगों को दे दो। जो मैंने तुरंत के तुरंत लाके दे दिए थे भाई। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ूं, पैर पड़ूं, सिद्धि से 25,000 का एडवांस दिया था इतने बड़े काम के लिए, इसे मक्खन की तरह हमने पूरा किया। सौदा 6 लाख का हुआ था और 50,000 पकड़ा। भिखारी समझ रखा है? नहीं अरुण भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग प्लीज मेरी मजबूरी समझो। मजबूरी क्या है रे? तुम किसी टीवी सीरियल के दुखियारे बाप हो जो अपनी लौंडिया का दहेज नहीं दे पा रहा है। और हल्के से अगर मार्केट में बात फैला दी ना कि बाड़मेर का केदार है जिसने सुपारी दी थी, तो पुलिस कतरेगी तुम्हें सुपारी की तरह। ये क्या बात कर रहे हो आप? धमका रहे हो आप लोग मुझे? मैं भी तो पैसे ही कमाना चाह रहा था यार। अब साला धोबी का कुत्ता बन गया इन लोगों के बीच और तुम लोगों के बीच। तो फिर ये नितिन कौन? आए मुझे बता। आजा आजा आजा, बहुत जल्दी आ गया था। आजा। ये खून से सींची गई साजिश के रंगमंच पर हाहाकार मचना शुरू हो गया था। मूल मुद्दा था सुपारी की रकम जो हत्यारों तक नहीं पहुंच पाई थी और जिसकी वजह से नाटक के दूसरे अंक के पन्ने उथल पुथल हो रहे थे। इस रंगमंच पर यह अराजकता, यह बगावत तब शुरू हुई जब विनय परिहार नाम का एक खिलाड़ी हथियारों के साथ एक कोठे से पकड़ा गया। इलीगल आर्म्स पोजीशन एक्ट लगा दो और तब तक कुत्ता साले को जब तक कि दामोदर का पता नहीं बता देता। विनय परिहार उस रात पुलिस लॉकअप में फंस गया, जिसकी अगली सुबह वो खुद गिरीश कौशल की गोली मारकर हत्या करने वाला था। उस कोठे पर दामोदर नामक क्रिमिनल के लिए रेड हुई थी जब विनय बाय चांस पकड़ा गया था, क्योंकि उसके पास 2 बंदूकें थीं। साथ ही विनय का छोटा भाई नितिन भी गिरफ्तार हुआ था, जो उस वक्त विनय के साथ कोठे पर मौजूद था। नितिन की दूसरी सुबह ही जमानत हो गई थी। छोटे यार, जैसे तैसे करके मेरी जमानत का इंतजाम करवा दे यार। अपनी लाइफ का सबसे बड़ा काम बाकी नहीं रह सकता। विनय देख, मैंने एक वकील से बात कर रखी है। उसने कहा कि वो फुल ट्राई करेगा। साला वो दामोदर का बच्चा जो भी हो, उसको उसी दिन कोठे पे आना था। भाई केदार मिला था, पूछ रहा था काम कब तक होगा। सालो ऐसी भी क्या चढ़ी हुई थी जो तुम्हें कल रात ही कोठे पर जाना पड़ा? 2 दिन रुक कर नहीं जा सकते थे काम खत्म करने के बाद? भाई हमें थोड़ी ना पता था वहां रेड पड़ने वाली है। अरे तो अब काम का क्या होगा? हाँ, मुझे नहीं पता। मैं विनय से बात करता हूँ, कुछ प्लान करते हैं। अरे भाई, यहाँ बैठकर तो मैं गोली नहीं चला सकता ना। मैं बात करता हूँ एक बार और वकील से। जल्दी कर। ऐसे हताश माहौल में विनय की मुलाकात सुजीत से हुई, जो एक हिस्ट्री शीटर था उसी जेल में। क्यों भाई, सुना है गन बेचते हो? क्यों चाहिए तुम्हें? घोड़े पर सवार, कहीं जाना भी तो होना चाहिए। कोई मंजिल तो हो, कोई निशाना तो हो। लोग हमेशा पहले निशाना चुनते हैं और फिर घोड़ा खरीदते हैं। तुम उल्टा करो, पहले घोड़ा खरीदो और उसके बाद निशाना तय करो। फिर तुम्हारे निशाने का क्या होगा? सुना मैंने उस लड़के से बातें हो रही थी तुम्हारी, भाई लगता है। क्या सुना तुमने? यही कि कुछ और काम करने निकले थे, लेकिन यहाँ फंस गए। फंस तो गया हो। जहाँ भी फंसे हो, मैं निकलने में मदद कर सकता हूँ, क्योंकि मैं कल सुबह निकल रहा हूँ यहाँ से। मेरी जमानत हो गई है। जल्दी बोलो, पार्टनरशिप में काम कर सकता हूँ। काम किया। लॉकअप में विनय ने इस सुपारी का काम सुजीत को सौंप दिया था और इसी वजह से अगले दिन जमानत पर निकलकर सुजीत सीधे जाकर विनय के छोटे भाई नितिन से मिला। नितिन ने सुजीत को केदार से मिलवाया, जिसने ये कॉन्ट्रैक्ट लॉकअप में कैद विनय परिहार और उसके भाई नितिन को दे रखा था। देख भाई नितिन, मैं पहले से ही 1 लाख का एडवांस दे चुका हूँ विनय को। और विनय जेल में बंद है तो तुम्हारे 1 लाख भी बंद है। कम से कम 6 महीने का लॉक इन है, फिक्स डिपॉजिट की तरह पड़ा रहेगा। इस एडवांस के अलावा ये कॉन्ट्रैक्ट 7 लाख रुपए में डन हुआ था। अरे पर काम होने के बाद ना, यहाँ तो एक पत्ता भी नहीं हिला अभी तक। देखो, विनय ने मुझे बोला था 6 लाख में सौदा तय हुआ है। मैं तो 6 से 1 दमड़ी कम ना लूंगा। देख भाई केदार, सीधी सी बात है,
जितने पैसे में बात तय हुई थी उतने पैसे देने पड़ेंगे। अरे तो जो तय हुआ था उसके हिसाब से अभी तक गिरीश कौशल को ठुक जाना चाहिए था, पर वो तो हुआ नहीं है। अरे तो उसमें हमारी क्या गलती है? पर नितिन, मेरा काम तो नहीं हुआ ना। देखो, मेरे पास सिर्फ 25,000 रुपए एडवांस देने के लिए, वो ही दे सकता हूँ मैं एक चूहा मार के तुम्हारे हाथ में डाल देता हूँ, क्योंकि 25,000 में इससे ज्यादा काम नहीं हो सकता। अरे कैसी बातें कर रहे हैं यार, सही बात कर रहे हैं यार। भाई देखो, पहले मुझे यकीन दिलाओ कि तुम किसी काम के आदमी हो या नहीं, वरना पता चला तुम्हें कल मैंने पैसे दिए, तुम गए कोटे पे और हो लिए अंदर। यहाँ पैसा बांटने की मशीन नहीं खोल रखी है मैंने। वहां वो गिरीश कौशल वो मजे में अपनी जिंदगी काट रहा है और यहाँ मैं नौसिखियों में पैसे बांट रहा हूँ। अरे नहीं यार नितिन, रहने दो, मैं कहीं और से काम करा लूंगा। अरे रुक 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 रुक, ना तुम मुझे जानते हो और ना ही मेरे आदमियों को जानते हो। हम लोग साफ काम करते हैं, शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन एडवांस तो 25,000 ही है। पैसा लो, काम करो, उसके बाद तुम्हें बाकी रकम मिलेगी। अब इस रंगमंच पर शुरू हुआ षड्यंत्र का दूसरा अंक, गिरीश कौशल की हत्या का प्लान बी। इस अंक में रंगमंच पर एक और किरदार दाखिल किया गया। ये था शार्प शूटर अरुण, जिसके साथ सुजीत की लखनऊ जेल में दोस्ती हुई थी और जो सुजीत की तरह जमानत पर अब बाहर था। भाई काम अपने इलाके का बाहर का है, जहां हमारा कोई रिकॉर्ड है नहीं और ना कभी बनेगा, ऊपर से पैसे भी अच्छे हैं। तो हाँ समझू ना भाई, कोरे कागज पर तस्वीर बनाने में किसको मजा नहीं आता। तो कब पहुंच रहा है बाड़मेर? भाई हम कल तक पहुंच जाएंगे। ये हम कौन है भाई? भाई गेम बजा रहे हैं, आइटम नहीं। अब एक साथी तो चाहिए ना, रमेश नाम है उसका। ठीक है, लेकिन इस रमेश को अलग से पैसे नहीं मिलेंगे, अपने हिस्से से देना जो भी देना है, ठीक है? हाँ दे दूंगा यार, वैसे भी बहुत कड़की चल रही है। गिरीश कौशल की हत्या करने आए ये दो किराए के हत्यारे अरुण और रमेश इस षड्यंत्र के रंगमंच में दाखिल किए गए दो नए पात्र थे। जो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग विनय परिहार करने वाला था, उसे अब सुजीत राठी और उसके लखनऊ से बुलाए गए दो पेशेवर शार्प शूटर, सुपारी देने वाला केदार, लेने वाला सुजीत और अंजाम देने वाले अरुण और रमेश के बीच सुपारी की रकम को लेकर सौदेबाजी तनाव को और गरमा रही थी। देखो यार, बहुत जल्द मेरी जमीन की बिक्री के पैसे मिलते ही मैं तुम लोगों को पैसे दे दूंगा। कितने? 1.5 लाख। क्या तू गाड़ी की किस्त भर रहा है क्या? पहले 25,000 की डाउन पेमेंट, फिर 50,000 की किस्त, फिर अभी तेरी 1.5 लाख की किस्त। तू बाकी के 4.25 लाख कब देगा? बुढ़ापे में पेंशन देगा मैं तू? अरुण भाई, सच सामने से बोल रहा हूं मैं। जो भी आ रहा है मेरे पास पैसा, मैं सब दे रहा हूं। मेरा भरोसा करो प्लीज, थोड़ा और टाइम दे दो। सुजीत। अरुण यार, इतना बोल रहा है तो थोड़ा और रुक जाते हैं, अब दूसरा कोई चारा भी तो नहीं है। हाँ रमेश, अरुण मान जाओ। साला पेट्रोल तक का पैसा नहीं है मालूम। कड़की दूर करने का एक तरीका सोचा है मैंने। एक सुपारी हत्या का काम विनय परिहार के पास आया था, लेकिन उसकी गिरफ्तारी की वजह से वो काम सुजीत और उसकी टीम के पास गया। काम तो हुआ पर टीम को उसके पैसे नहीं मिले और उसकी भरपाई के लिए उन्होंने एक डाका डालने का प्लान बनाया। दूसरी तरफ पुलिस कड़ियां जोड़ने में लगी हुई थी कि गिरीश कौशल का कत्ल क्यों हुआ होगा, ताकि वो जल्द से जल्द हत्यारों तक पहुंच सके। लेकिन इस कत्ल का मकसद पर्दे के पीछे था। रंगमंच अब और गरमाने लगा था। हेलो, ऋषिनगर पुलिस स्टेशन से पुलिस इंस्पेक्टर प्रदीप राठौड़ बोल रहा हूँ। जी सर। तुम्हारे पापा ने एक जमीन खरीदी थी जिसे लेकर कोर्ट में केस चल रहा था। सॉरी सर, इन सब के बारे में मैं कुछ नहीं जानती। अभी सब संभालने की कोशिश कर रही हूँ, पर जब पापा थे तब तो कभी ऑफिस ही नहीं आई। मैं समझ सकता हूँ। देखो, रिकॉर्ड चेक करो, वहां जाकर पूछो किसी से। ये जमीन तुम्हारे पापा ने 2013 में किसी गौरीशंकर पालीवाल से खरीदी थी। ठीक है, मैं चेक करूंगी। लेकिन सर आप एक बार अतुल जी से बात कीजिए ना, क्योंकि पापा के प्रॉपर्टी मैटर्स वही संभालते थे। ठीक है, थैंक यू माधुरी। रस्तोगी, इस अतुल को बुलाओ और गौरीशंकर पालीवाल। लेकिन सर वो तो चल बसे। बेटा बलदेव पालीवाल है ना? हाँ सर। बुलाओ। बलदेव जी,
साहब ने थाने बुलाया आपको। मुझे? क्यों? अब आपके पिताजी गौरी शंकर जी ने गिरीश कौशल को कोई जमीन बेची थी ना? हाँ बेची थी तो। हाँ तो उसी के बारे में साहब को आपसे बातचीत करनी है, चलिए। सर 2 साल पहले की बात है, मरहूम गौरी शंकर जी को अपनी 4 बीघा जमीन बेचनी थी। तेरे दादाजी ने 4 बीघे जमीन बेची थी, एकदम घाटे का सौदा। कोर्ट केस किस बात को लेके हुआ था तू? गौरी शंकर जी के परिवार को लग रहा था कि घाटे का सौदा हुआ है। अच्छा, हुआ था क्या घाटे का सौदा? सर कोई दूध पीते बच्चे तो थे नहीं, बात हुई, सौदा हुआ। अब घाटा मुनाफा तो हर धंधे में, हर सौदे में होता ही है। सर जी जमीन चाहे बंजर है पर इलाका टॉप का है, दाम तो मतलब यूं बढ़ने वाले हैं। ठीक है, गौरी शंकर जी को ऑफर दो, देखते हैं क्या कहते हैं। सर बाकायदा सारा पेपर वर्क सही था, सब कुछ एकदम कानूनी, एक एक कागज। फिर बस सर उन्हें लगा कि हमने कम दाम में जमीन खरीद ली है, इसलिए घसीट लिया कोर्ट में। केस का क्या नतीजा निकला? 1 साल केस चला, बाद में गिरीश जी वो केस जीत गए। जज ने साफ कहा था सर कि तुम लोगों को एक ऑफर दिया गया था, तुम लोगों ने ऑफर कबूल किया, जमीन बेच दी। अब कल को जमीन के दाम गिर भी सकते थे, अब बढ़ गए हैं, तो ये तो खरीदार का फायदा हुआ, इसमें फ्रॉड तो है नहीं, बिजनेस है। उसके बाद क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ सर, थोड़ी अनबन थी उनकी तरफ से। अतुल की बात झूठी नहीं है सर, हम उस दाम पर राजी हुए और हमने जमीन बेची। तो फिर कोर्ट केस अनबन? इतने बड़े आदमी के साथ कैसी अनबन साहब? हम मजबूरी में थे, तंगी में थे, गिरीश जी ने हमें ऑफर दिया, हमें लगा सही होगा, हम मान गए। ये केस आपके छोटे भाई विश्वनाथ ने किया था? जी। देखो बेटा, उस जमीन से अनाज वनाज तो उगना नहीं था, पूरी तरह से बंजर हो गई थी जमीन। बाबूजी, जमीन हाईवे से लगकर थी, आप 5% और मांगते तो जरूर दे देते गिरीश जी। लेकिन भाई बेचने की गरज तो हम लोगों की थी ना। अब गिरीश कौशल जी कोई छोटे मोटे आदमी तो है नहीं, समाज में इज्जत है उनकी, उन्होंने सामने से आकर के दाम लगाए। अब हम उनसे क्या मोल भाव करते, हमें ठीक लगा, हमने बेच दी। बाबूजी गिरीश जी होंगे इज्जतदार आदमी, बहुत नाम है उनका, लेकिन हम लोग भी ऐसे वैसे नहीं है कि कोई भी आए सामने से मूंगफली के दाम ऑफर करे और हम लोग हाँ बोल दें। विश्वनाथ, हम ना करते, मना करते तो बात बहुत फैलती। सबको लगता कि गिरीश जी ने हमारी जमीन देखी और नहीं खरीदी। कोई ये नहीं मानता कि हमने ना कहा, ये तो मतलब हमारी जमीन पर धब्बा सा लग जाता है आगे बेचने के लिए। ये तो कोई बात नहीं हुई बाबूजी कि डर की वजह से किसी भी पॉलिटिकल आदमी को जमीन बेच दो कि आगे नहीं बिकेगी, और डर के मारे 5% कम ले लो। आपको एक बार भी लगा नहीं कि ये घाटे का सौदा है? लगा विश्वनाथ, इसीलिए हमने सौदेबाजी की, उस अतुल के सामने अपने दाम रखे, मगर उस अतुल ने हमसे कहा कि ये रेट होगा तो ही गिरीश जी खरीदेंगे। वैसे भी हम दूसरी पार्टी से बात कर ही रहे थे, वो तो अतुल ने जोर दिया कि आप गिरीश जी से मिलो, उन्हीं को बेचना सही रहेगा। हाँ, ये तो मीठी धमकी हो गई कि गिरीश जी को ही बेचो। आप लोगों को मालूम है कि जमीन के दाम कितने बढ़ रहे हैं? हमारे बाप दादाओं की जमीन, हमारी पुश्तैनी जमीन, और उसका फायदा सिर्फ और सिर्फ उनको क्यों मिले? ये तो फ्रॉड है, सरासर फ्रॉड। देखिए सर, दिल तो सभी का खट्टा हुआ था, मगर उस खटास को एक बार विश्वनाथ ने जबान दे दी तो हम सब भी सहमत हो गए। हमें लगा कि हमारे साथ धोखा हुआ है, चीटिंग हुई है हमारे साथ, हमें सस्ते दाम पर जमीन बेचने के लिए राजी किया गया। और आप कोर्ट चले गए? जी, लेकिन केस तो विश्वनाथ ने किया था, उसका भी जमीन पर उतना ही हक था जितना हमारा। जमीन बेचते समय उससे सलाह मशवरा हो नहीं पाया था। और आप लोग ये केस हार गए? जी, और उसी दौरान बाबूजी भी चले गए। बलदेव जी, एक सीधा सवाल पूछ रहा हूं, सीधा जवाब दीजिएगा। आपको लगा इसमें आपका नुकसान हुआ है, इस गुस्से में आकर क्या आपने गिरीश कौशल का कत्ल करवाया? सर, कत्ल ही करवाना होता तो केस क्यों करते? देखो साहब, 2 साल पहले जमीन का सौदा हुआ, 1 साल पहले हम केस हार गए, और अब तो जमीन पर गिरीश जी की कोठी खड़ी है। पालीवाल परिवार के साथ जमीन का सौदा और कोर्ट केस के पर्दे के अंदर झांक कर पुलिस को साजिश की संभावना की हल्की सी झलक नजर आई थी, लेकिन यह नजारा धुंधला था, अभी काफी कुछ पता चलना बाकी था। हाँ बोल चारो। साहब, आपने उस बलदेव को थाने बुलाया था ना पूछताछ के लिए, वो कौशल जी के खिलाफ केस को लेकर के? हाँ तो साहब, इधर आपने उसे उठाया
उधर एक चिड़िया उड़ी। क्या बोली चिड़िया? साहब चिड़िया बोली कि कुछ दिनों पहले तक इसके घर पे 2 लड़के रह रहे थे, जिसमें से एक अभी जेल में बंद है। जेल में? किस केस में? और नाम क्या उसका? विनय परिहार। छोटा भाई नितिन परिहार। ये जो विनय है ना, जेल में बंद है गैर कानूनी हथियार के चक्कर में। अच्छा अच्छा, ये वही विनय है क्या जो कोठे पर? हाँ साहब, वही। बाड़मेर पुलिस ने गिरीश कौशल की हत्या के मामले में पूछताछ करने के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से विनय परिहार की कस्टडी ली। हाँ, विनय और नितिन नाम है उनके। यहीं किराए पर रह रहे थे। मैंने नितिन से कहा कि कमरा खाली कर दो। क्यों? हरकतें तो देखिए उनकी। वो विनय बंदूकों का धंधा कर रहा था, जेल में है अभी। गिरीश कौशल? कौन साहब? मैं किसी को नहीं जानता। अगर हमने सारी गोलियां तेरे सीने और पेट के बजाय तेरे थोबड़े पर दाग दी ना, तेरी विलायती पिस्तौल से, तो तुझे भी कोई नहीं पहचान पाएगा। और तेरी लावारिश लाश का क्रियाक्रम हम पुलिस वालों को करना पड़ेगा। साहब देखिए, मैं मानता हूँ कि मैं बंदूकें सप्लाई करने का धंधा करता हूँ, इसके लिए मैं पकड़ा भी गया। लेकिन साहब, मैं सिर्फ बंदूकें बेचने का काम करता हूँ, मैं उन्हें चलाता नहीं हूँ। मेरा भतीजा है केदार, उसकी इन दोनों से दोस्ती थी, नितिन और विनय। वही उन्हें लेकर आया था, कह रहा था कि इन्हें कमरा किराए पर चाहिए। मैंने भरोसा किया और उन्हें कमरा किराए पर दे दिया। फिर क्या साहब, जिस दिन वो विनय गिरफ्तार हुआ, मुझे तो झटका लगा कि वो इन सब में शामिल है। मैंने नितिन को कहा कि 1 हफ्ता है तुम्हारे पास, घर खाली कर दो, और वो निकल गया। साहब मैं सच बोल रहा हूँ, मैं और मेरा छोटा भाई नितिन हम कोटे पे मजे मारने गए थे, तब गलती से फूटी किस्मत मेरी, मैं पकड़ा गया। लेकिन साहब, नितिन का मेरे इस धंधे से कोई वास्ता नहीं है, वो तो बेचारा है। तू अजमेर का रहने वाला है ना? जी साहब। तो यहाँ बाड़मेर में क्या कर रहा है? मैं और नितिन दोनों अनाथ हैं, हमारा आगे पीछे कोई नहीं है। वो तो नितिन का एक दोस्त है केदार, वो यहाँ का ही है। उसने बोला यहाँ काम वाम मिल जाएगा। सर, मैं जब अजमेर में था तब नितिन मेरा क्लासमेट था। वो कॉलेज ड्रॉप आउट था, लेकिन मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करी और यहाँ आ गया। तब नितिन और उसका बड़ा भाई विनय वो यहाँ पर काम की तलाश में आ गए। रहने के लिए उनके पास जगह नहीं थी, तो मैंने बलदेव ताऊ जी से कहा उनको कमरा दे दीजिए। तो तुम जानते थे कि विनय क्या काम करता है? नहीं सर, अगर जानता तो मैं विनय से कभी बात नहीं करता, और अब तो मैं नितिन से भी बात नहीं करता हूँ। साहब वैसी लगी पड़ी है, ये कौन गिरीश कौशल है, क्या माजरा है, मुझे कुछ नहीं मालूम सर। और वहां जेल में बैठकर मैं किसी को कैसे मार सकता हूँ? मैंने कहा कि तूने मारा है उसे, गन बेचने के धंधे में। अच्छे से जानता है कि लोग दुश्मनियों से, लालच से, नफरत से मरते हैं। साहब किसी अजनबी को मरवा कर मेरा क्या फायदा हो सकता है? षड्यंत्र के रंगमंच के अहम किरदार, शायद सूत्रधार, पुलिस की नाक के नीचे थे, उनके सामने थे, लेकिन दिल्ली अभी बहुत दूर थी। ढेर सारी कड़ियां जुड़नी अभी बाकी थी। कत्ल का मकसद सामने उभर कर तो आ रहा था, लेकिन ये इस रंगमंच के किरदारों के मासूम मुखौटों के पीछे छिपा था। ये लोग हत्यारे हैं बापू, एक पैसा कम ना लेंगे, और जो दिया वो तो बिल्कुल ही मंजूर नहीं है इनको। तो क्या करें बेटा? पता नहीं बापू। ये आप कैसे कह सकते हैं कि मैंने आपके साथ धोखा किया? आपने मेरे पिताजी को मार्केट के दाम से 5% कम दिए थे गिरीश जी। विश्वनाथ जी, गौरी शंकर जी को हमने एक ऑफर दिया था, उन्होंने कबूल किया। हमने सारे पैसे टाइम पर दिए और कागजात बिल्कुल सही है। हाँ, लेकिन दाम सही नहीं है। आप मुझे 5% और दे दीजिए बस। अरे आपको 5% दे दूंगा तो जिन जिन से जमीन खरीदी है सारे लाइन लगा के खड़े हो जाएंगे। मैं मदद नहीं बांटता हूँ, ईमानदारी से बिजनेस करता हूँ। गिरीश जी, जमीन के दाम देखिए कितने बढ़ रहे हैं, आपको करोड़ों का मुनाफा होगा। एक बात बताइए, अगर दाम गिर जाते मैं आपसे पैसे मांगता, आप देते? ये तो कोई बात नहीं हुई गिरीश जी। या तो आप मेरे हक का मुझे 5% दे दीजिए, या मेरी जमीन वापस दे दीजिए, मैं कोई दूसरा खरीदार ढूंढ लूंगा। बचकानी बातें मत करिए विश्वनाथ जी। उस जमीन पर मैंने कोठी बांधना शुरू कर दिया। हाँ तो तुलवा दीजिए उसे, मेरी जमीन वापस कर दीजिए। ठीक है, आप अपनी जमीन वापस ले लीजिए, लेकिन बेचूंगा मैं आज के दाम पर। मैं तब के दाम पर 5% मांग रहा हूँ, आज के दाम पर नहीं मांग रहा हूँ। कमाल है,
कभी 5% मांग रहे हैं, कभी अपनी जमीन वापस मांग रहे हैं। सच बात यह है, मैं आपको दोनों नहीं दे सकता और नहीं दूंगा। देखिए गिरीश जी, इतना लालच अच्छी बात नहीं है। अरे इतनी बेवकूफ़ी भी ठीक नहीं है विश्वनाथ जी। कोई भी आपकी मांग को जायज़ नहीं ठहराएगा। अदालत समझेगी मेरी बात को। अदालत आपके दबाव में नहीं है, आपसे डरती नहीं है अदालत। विश्वनाथ जी, मेरा कारोबार पूरी तरह से साफ है, मुझे किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। देख लीजिए गिरीश जी, अदालत में केस खिंच जाएगा तो बहुत महंगा पड़ेगा। आप मुझे धमकियां दे रहे हैं? हाँ, मैं आपसे अभी तक इतनी तमीज़ और इज्जत से बात कर रहा हूँ। तो आप मेरा 5% देंगे नहीं? जो तय था दे दिया गया है, उसके ऊपर एक पैसा भी नहीं। आइंदा से आप ऐसी मांगे मत लेकर आइएगा। जय श्री राम। राम का नाम लेकर हरकतें रावणों वाली कर रहे हैं। याद है, रावण की लंका जल गई थी पूरी की पूरी। अदालत? क्यों विश्वनाथ? क्यों नहीं बाबूजी? बाबूजी, विश्वनाथ ने ईमानदारी से उससे कहा कि 5% दे दो, उसने मना कर दिया। लेकिन केस करना क्या उचित होगा? बड़े लोग हैं वो, वकील वगैरह का काफी खर्चा होगा। आखिरी दम तक लड़ूंगा। ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि आदमी अमीर है, ताकतवर है तो सिर्फ उसकी मर्जी चलेगी। बाबूजी, अदालत के सामने बड़ों बड़ों को घुटने टेकने पड़ते हैं। लेकिन उस जमीन पर तो उसने कोठी बनाना शुरू कर दिया। हाँ, लेकिन उस कोठी में रहेगा नहीं, जीना हराम कर दूंगा उसका। देखो बेटा विश्वनाथ, इतना याद रखो, तुम ये सब कर रहे हो ना, वो सब एक ऐसा बदला लेने के लिए कर रहे हो जिसकी नींव एकदम खोखली है। कहीं ऐसा ना हो कि उसकी इमारत गिराने के चक्कर में तुम्हारी अपनी धंस जाए। देखो बेटा, गुस्सा अच्छे अच्छों को मिट्टी में मिला देता है। सर जी, उस बेवकूफ ने केस कर ही दिया और पिटीशन ये फाइल की है कि हमने जमीन खरीदने के चक्कर में उसके पिता श्री गौरीशंकर के साथ धोखा किया है। सर फिर आया, अब मेरे लॉयर सब संभाल लेंगे। विश्वनाथ पालीवाल जानता नहीं है कि कोर्ट केस पैसों के साथ जिंदगी को भी चूस लेगा। जिद पर अड़ा रहा विश्वनाथ पालीवाल अपनी बची खुची सारी छोटी छोटी जमीनें बेचने लगा जो उसे विरासत में अपने पिता से मिली थी। इन पैसों से वो गिरीश कौशल के खिलाफ केस लड़ता रहा। पर अदालत का फैसला गिरीश कौशल के पक्ष में आया। ऐसा नहीं था कि विश्वनाथ को पता नहीं था कि एक दिन ऐसा होगा, पर उसके अंदर एक अजीब सी जिद थी कि किसी भी तरह फैसला उसकी तरफ होगा। सारा कुछ क्या कर दिया मैंने? पहले कोर्ट केस, फिर ये, और मिला क्या? कुछ भी नहीं। मैं देख क्यों नहीं पाया केदार कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, डूब जाएंगे हम लोग। बहुत बड़ी गलती हुई है हमसे, बहुत बड़ी गलती हुई है हमसे। पर अब क्या कर सकते हैं बापू? कर सकता था मैं, रोक सकता था तुझे। इस काम के लिए हाँ नहीं कहनी थी मुझे। एक बेटे ने अपने पिता को एक हारती हुई लड़ाई लड़ते देखा था। एक बेटे ने अपने पिता को टूटते हुए देखा था, इस सोच से कि उसके साथ धोखा हुआ है। एक बेटा अपने पिता को न्याय नहीं तो कम से कम सुकून तो देना चाहता था। यार केदार, मैं जब भी तेरे बापू को देखता हूँ मेरा दिल बैठ जाता है यार। वो हमेशा मायूस और उदास बैठे रहते हैं। आजकल बापू के दिमाग में बस एक ही बात चलती रहती है कि मुझे गिरीश कौशल ने धोखा दे दिया, मुझे गिरीश कौशल ने धोखा दे दिया। सच्ची में धोखा दिया था उसने? हाँ दिया था। गिरीश कौशल तो ये बात मानने से रहा और ना ही वो भरपाई देने वाला है कभी। अरे वो क्यों देने लगा यार? बापू गए थे मांगने उससे, जलील किया उन्हें जब बापू ने केस ठोका। और देखो, उस केस ने हम सबको बुरी तरह से ठोक दिया। ये गिरीश कौशल की काफी जमीनें होंगी ना यहाँ पर? अरे आधे बाड़मेर की जमीनें उसी की हैं साली। बंदा अपने रुतबे, अपने पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट के दम पे सारी जमीनें हड़प रहा है, और वो भी अपने खुद के दाम पर, अपनी मर्जी पर। अरे भाई, मर्जी का मालिक तो सबको होना चाहिए। अरे काय का मालिक? सारी मर्जी के मालिक सिर्फ मालिक लोग होते हैं, बाकी हमारी मर्जी तो। देख भाई,
उसने तेरे बाबूजी, तेरी माई और तुझे गहरा घाव दिया है ना? दिया है या नहीं? कोई शक नहीं, दिया है। और वो तुम्हारी जमीन भी नहीं लौटा रहा? इस जिंदगी में तो कभी नहीं लौटाएगा। तो तू भी उसके घर वालों को गहरा घाव लौटा दे इसी जिंदगी में। कैसे? उसकी जिंदगी लेकर खत्म कर। क्या बात कर रहा है बे? देख यार, ये तिल तिल कर और रो रो कर जिंदगी जीने में कोई मतलब नहीं है। आखिर इंसान की भी तो कोई इज्जत होती है ना। और ये जिंदगी और मौत एक रंगमंच है। उस गिरीश कौशल ने तेरे बाबूजी की आंख पर पर्दा गिरा दिया। अब तेरा भी तो फर्ज बनता है ना कि तू उसके आंख पर पर्दा गिरा दे, और वो भी परमानेंट। क्या क्या करना है? हिसाब बराबर करना है। गिरीश कौशल का जान लेकर? उसने तो आपको जिंदगी भर के लिए जिंदा लाश बनाकर रख दिया है। जान का बदला जान बापू। पहले मेरी जिद थी गिरीश कौशल को अदालत में हराने की, उसके लिए आधी जमीन बेच दी। फिर तुम्हारी जिद थी गिरीश कौशल को खत्म कर दिया, बाकी जमीन उसके लिए बेच दी। अब एक मुट्ठी जमीन नहीं है हमारे पास बेचने के लिए। सब कुछ खत्म हो गया। गिरीश कौशल पर गोली चलवाने वाले अब भी पुलिस की रडार से बाहर थे, लेकिन वो आतंकित थे क्योंकि गोली चलाने वाली उनकी कठपुतलियां अब उन पर ही बंदूकें तानने की धमकी दे रही थी। चोट खाए हारे हुए किरदार और बगावत पर उतरी कठपुतलियां अब इस खून से रंगे रंगमंच पर आखिरी अंक खेलने वाले थे, और इस आखिरी अंक ने इस कहानी को अपने सर के बल उलट दिया। हम लोग अपनी बाइक पर दुकान के यहाँ तक आएंगे, इतनी दूरी पर। फिर मैं उतर जाऊंगा और चलता हुआ दुकान के यहाँ तक आऊंगा, आराम से, कोई टेंशन नहीं। उसके बाद सुजीत, तू और मैं दोनों मिलकर दुकान के काउंटर को फोड़ देंगे और सारा माल बटोर लेंगे। और रमेश? रमेश बाहर ही खड़ा रहेगा। अगर कोई भी खतरा होता है तो तू 3 बार एक्सीलेटर देगा, व्रूम व्रूम व्रूम, और हम लोग दौड़ कर इसके पीछे बैठ जाएंगे और वहां से भाग जाएंगे। लेकिन ऐसा होगा नहीं। क्या नहीं होगा? मतलब कोई खतरा नहीं होगा। हम लोग बड़े आराम से सारा माल बटोर कर यहाँ आ जाएंगे, और यहाँ आने के बाद माल के होंगे 3 हिस्से। फिर उसके बाद टाटा बाय बाय, और फिर उस केदार और उसके बाद के गोली मारेंगे। ठीक? चलें? चलिए सुजीत। हाँ चलो। भगत नगर के पास से खबरी की इंफॉर्मेशन आई है। 3 आदमी बाइक पर कोई दुकान लूटने चले हैं। उनके पास हथियार हो सकते हैं। सभी पेट्रोल टीम को आगाह किया जाता है। ओवर एंड आउट। संदिग्ध स्पॉट हुए हैं, गाड़ी आगे लो जल्दी। कुछ गड़बड़ लग रही है यार। अरे भगा 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 भगा। तीनों संदिग्ध धर लिए गए, हथियार मिले। साहब मारी मत साहब, हम कोई दुकान नहीं लूट रहे थे, हम अपने गांव जा रहे थे। कौन सा गांव? बंदूकपुर? वो बंदूकें हम अपनी हिफाजत के लिए रखते हैं। वो औजार हमारे साहब, मिस्त्री हम। तो तुम सब शरीफ मेहनती मिस्त्री हो, और हम लोग कौन है? पुलिस वाले? ना ना, हम तो यमराज हैं। क्यों? साहब मारी मत साहब, हम जोरी की दुकान लूटने जा रहे थे साहब।
कौन सी दुकान? साहब वो जो जयंती चौक पे। तुम लोग तो यहाँ के नहीं लगते। कौन से नरक से आए हो? क्या क्या पाप किए हैं पहले? साहब सच बोल रहे हैं साहब, हमने ये काम पहली बार किया सर। हम यही पास के गांव के हैं, पोखरन। पोखरन तुम्हारा गांव है? पोखरन में कहाँ से हो? बता तो बताओ। वो साहब वो गांव का नाम है हा? वो गांव का नाम है। मारना मत साहब, हम दोनों लखनऊ से हैं और ये बाड़मेर से साहब। अरे बंदूक वाले मिस्त्री वो गांव के माधव सिंह। जी साहब। अब असली वाली पिटाई शुरू करो उनकी। जी। सर, ये बाड़मेर के उस लड़के की फाइल है, वहाँ के थाने ने फैक्स की है। क्या लिखा है? मिस्त्री है? नहीं सर, सुजीत राठी नाम है, हिस्ट्री शीटर है और अभी कुछ ही दिन पहले सजा काट कर आया है। और वो दो लखनऊ के नवाब? एक अरुण सैनी और एक रमेश सिंह। कुंडली क्या इनकी? सर, पूरे यूपी के हर दूसरे शहर में कांड किया इन लोगों ने और वहाँ के हर जेल की हवा काट चुके हैं। और इतनी दूर जैसलमेर में एक छोटी सी ज्वेलरी की दुकान लूटने आए थे। हो ही नहीं सकता। एक बाड़मेर से, दो यूपी से, जरूर कोई बड़ा कांड करने आए थे या कर चुके हैं। सर, गंगा पेट्रोल पंप की डकैती और 3 हफ्ते पहले एटीएम की लूट, कहीं ये तीनों वही तो नहीं है? गुड मॉर्निंग। कैसी कटी रात? अच्छा सुनो, लखनऊ के नवाबों और बाड़मेर के बादशाह, आज 11 बजे मुझे कोर्ट में पेश होना है 2 केसेस लेकर। पहला है पेट्रोल पंप पर डकैती, जहाँ 3 नकाबपोश बंदे थे, और दूसरा एटीएम की लूट, जहाँ 2 थे, पर हम 3 बताएंगे। साथ ही 3 मर्डर केसेस जो काफ़ी दिनों से सूखे सूखे जा रहे हैं। क्या कहते हो? सारे के सारे केसेस तुम लोगों के सिर पे मर दूं? हाँ, मंजूर है? ज़्यादा सोचो मत, तुरंत बता दो कि तुम तीनों क्या करने आए थे यहाँ पे, क्योंकि मुझे पता है कि सिर्फ गहने लूटने तो नहीं आए थे तुम लोग यहाँ पे। सब यकीन कीजिए हमारा, हम यहाँ जौहरी की दुकान लूटने आए थे। ठीक है, मान लिया। कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने भी यही कहना, फिर देखते हैं वो क्या कहते हैं। मोहन सिंह। जी साहब। इन तीनों को तैयार करो, आज कोर्ट में इनकी पेशी है 11 बजे। 5 केसेस में ये तीनों मुख्य आरोपी होंगे। 4 चश्मदीद गवाह तैयार करो, अपने वही रोज वाले। जी साहब। और आज शाम को हम पार्टी करेंगे। 5 केसेस एक दिन में, बम्पर धमाका है भाई। साहब रुकिए, हम लोगों ने बाड़मेर में एक कांड किया था जिसके पैसे नहीं मिले थे। कड़की चल रही थी, इसीलिए ज्वेलरी शॉप का प्लान बना। क्या कांड किया था बाड़मेर में? मर्डर था सर। ये हुई ना बात। किसका किया था? क्या नाम था उसका? गिरीश कौशल। गिरीश कौशल? ये तो बाड़मेर का बहुत चर्चित मर्डर केस है। जी सर। चलो शुरू हो जाओ, पूरी स्टोरी एकदम शुरुआत से। अच्छी खबर है सर, गिरीश कौशल मर्डर केस क्रैक हो गया है। क्या? कौन लोग थे? विनय परिहार। 12 अप्रैल से 21 अप्रैल के बीच गिरीश कौशल को जो धमकियां मिल रही थी वो इसी विनय परिहार ने दी थी। कोठे की रेड में जो पकड़ा गया था वो विनय परिहार? जी हाँ सर, वो तो बाई चांस हमें वहां मिल गया। वैसे तो वो बंदूकों का सप्लायर है, लेकिन वो 2 बंदूकें उसने खुद के लिए रखी थी, जिनसे अगले दिन वो गिरीश कौशल का कत्ल करने वाला था। क्यों? उसने सुपारी ली थी सर। कुछ करने से पहले ही हमने उसे पकड़ लिया और जेल में डाल दिया। जेल में उसकी मुलाकात हुई हिस्ट्री शीटर सुजीत राठी से। ये राठी अगले दिन रिहा होने वाला था, तो वो सुपारी इसने सुजीत राठी को दी थी। फिर इस सुजीत राठी ने अपने 2 दोस्त लखनऊ से बुलवाए, हिस्ट्री शीटर। इन दोनों की यूपी में लंबी हिस्ट्री है, अरुण सैनी और रमेश सिंह। इन तीनों ने मिलकर गिरीश कौशल का कत्ल कर दिया और अब तीनों पकड़े गए। कहाँ पकड़े गए? जैसलमेर में। वहां ये तीनों किसी जौहरी की दुकान में लूटपाट करने वाले थे। पुलिस को एक टिप मिली, कल रात को इन तीनों को धर लिया। धुलाई के बाद सब उगल दिया तीनों ने। ये तो किसी के हाथ की कठपुतलियां रस होगी। और किसके हाथ में थी? वही सर जिन पर हमें शक था। जमीन का मामला, विश्वनाथ पालीवाल और उसका बेटा केदार पालीवाल। भैया, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि विश्वनाथ के दिल में गिरीश जी के लिए इतनी नफरत पनप रही थी। थोड़ी नफरत तो हम सबके दिल में थी वल्लभ। विश्वनाथ के दिल में वो नासूर बन गई। सर, अरुण सैनी, रमेश सिंह और सुजीत राठी, इन तीनों को जैसलमेर से रवाना कर दिया गया है। अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि
गिरीश कौशल के हथियार इस तरह से पकड़े गए। सर, विनय परिहार का छोटा भाई नितिन पकड़ा गया है। वो जोधपुर में ही कहीं छिपा बैठा था, उसे वहां से उठा लिया गया है और वो यहाँ के लिए पार्सल भी हो चुका है। मम्मी, पापा के हत्यारों को पुलिस ने पकड़ लिया। कौन थे दीदी? आखिरकार इस रंगमंच पर पर्दा गिर गया। मंच पर मौत का तांडव करने वाली कठपुतलियां और उनकी डोर पकड़कर उन्हें नचवाने वाले कठपुतलीकार सभी अब एक ही जगह पर पहुंच गए हैं, जहां हर मुजरिम पहुंचता है, जेल। गिरीश कौशल की हत्या में शामिल सभी मुजरिमों को आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के लिए, धारा 120 बी के तहत आपराधिक षड्यंत्र के लिए, धारा 34 के तहत एक ही मंशा से जुर्म करने के लिए और सेक्शन 25 के तहत अवैध हथियार रखने के लिए बुक किया गया है। सभी इस वक्त जुडिशियल कस्टडी में है। निराशा एक अथाह गड्ढा है। इसे आप अवैध तरीके से भरने की कोशिश करो तो ये और गहरा होता जाता है और भरने वाले को खींचकर डुबो देता है और फिर निगल लेता है। विश्वनाथ को इस बात का एहसास काफी देर से हुआ। उसकी निराशा ने, उसके बेबुनियाद गुस्से ने, उसकी कड़वाहट ने पहले उसके बेटे के विवेक और जमीर को शिकार बनाया और फिर एक ऐसे आदमी की हत्या करवाई जिससे कौशल परिवार पूरी तरह से चूर चूर हो गया। इस केस में मंझे हुए पेशेवर खूनी शामिल थे, लेकिन फिर भी वो परफेक्ट मर्डर से कोसों दूर थे। ऐसा शायद समझा जा सकता है कि अगर वो लोग गहनों की दुकान को लूटने नहीं जाते तो ये हाई प्रोफाइल केस एक अनसुलझा केस बनकर रह जाता। लेकिन जुर्म की एक खासियत है कि वो मुजरिम को घुमा फिराकर कानून के कटघरे में लाकर खड़ा कर ही देता है। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को सीख हम सबको। जय। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।